अष्टाध्यायी हो तो उसमें कहाँ से, चतुर्थ अध्याय में है, कहाँ से सूत्र होगा, तीसरे नंबर का सूत्र है आपका अष्टाध्यायी में। ठीक है, देखिए पहले पाद का है। हाँ बिल्कुल, प्रथम पाद में तीसरे नंबर का सूत्र है स्त्रियाम। ठीक है, स्त्रियाम यह अधिकार जो है समर्था नाम प्रथमात्वा, इस सूत्र तक इसका अधिकार जाता है। ठीक, स्त्रियाम यह सूत्र अधिकार सूत्र है। आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि 6 प्रकार के सूत्र हैं, उसमें से एक प्रकार अधिकार सूत्र होता है। अधिकार में क्या होगा, अधिकार का मतलब है जहाँ तक अधिकार अधिकार चले उसका, हाँ, उत्तरोत्तर गमनम अधिकारः, जहाँ पे बाद बाद में चीजें जाने लगे उसको ही हम अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्त्रियाम, स्त्री का अधिकार चल रहा है। ठीक है, स्त्री स्त्री विवक्षा में स्त्रीत्व की विवक्षा जहां पर होगी वहां पर जो जो प्रत्यय कर दिए जाते हैं, यहाँ पर स्त्रियाम का अधिकार समर्था नाम प्रथमात्वा इति सूत्रम यावत् स्त्रियाम इत्यस्य अधिकारः भवति। अर्थ समझ में आ गया कि स्त्रियाम का जो अधिकार है वह समर्था नाम प्रथमात्वा है। देखिए ये है मेरे पास अष्टाध्यायी। इस सूत्र में आप देख सकते हैं ये तीसरे नंबर का सूत्र है स्त्रियाम। ठीक, और यहाँ से ये अधिकार प्रारंभ होता है और तद्दिताः बीच में सूत्र है, इसके पश्चात भी यह समर्था नाम प्रथमात् वा सूत्र तक जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एक और चीज देख सकते हैं कि तद्दिताः, यहाँ पे तद्दिताः पढ़ा गया है और इसके बाद यूनस्ति पढ़ा गया है। तद्दिताः में यूनस्ति पढ़ा गया है। तद्दिताः के अधिकार में पढ़े गए सूत्र में को हम तद्दित प्रत्यय कहते हैं और उसके अधिकार में यूनस्ति पढ़ा गया है, जो कि तद्दित प्रत्यय भी है और साथ में स्त्री प्रत्यय भी है। ऐसा क्वेश्चन प्रायः करके आपको हर जगह मिलेगा कि स्त्री प्रत्यय में ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो कि तद्दित प्रत्यय भी कहा जाता है। तो कौन सा प्रत्यय ऐसा है, स्त्री प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय मैंने बताया, ती प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ती प्रत्यय, जिससे कि हमारा युवती शब्द बनता है। क्लियर हुई बात, आपको स्पष्ट हुई बात? यस मैम। हाँ, तो इस प्रकार से हमने समझा कि यहाँ पर युवती शब्द में जो ती प्रत्यय हो रहा है वह तद्दित प्रत्यय है। ठीक है, और स्त्री प्रत्यय तो है ही क्योंकि स्त्रियाम का अधिकार चल रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्त्रियाम को समझते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर। ठीक है, अब पूछा गया कि ये स्त्रियाम क्या है, तो जो स्त्री दिखती है उसमें हम कर दें स्त्रियाम, तो जो स्पष्ट दिख रहा है कि जो स्त्री दिखेगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्त्री प्रत्यय आदि आदि हम कर देंगे। ठीक है ना, तो कहा गया कि ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए पत्नी है शब्द, ठीक है ना, पत्नी शब्द के लिए ही आप एक भार्या शब्द का प्रयोग करते हैं, आप एक कलत्र शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको तारा बोलना, इसमें क्या मैंने बताना चाहा कि भार्या शब्द स्त्रीलिंगवाची है, वहीं पर जो कलत्र है वह उभयलिंगी शब्द है, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग। मेरा कहने का मतलब है कि यदि हम स्त्री से स्त्री दिखने वाला जो है वो लेंगे तो आप देख सकते पत्नी तो स्त्री ही होगी, है ना,
तो यानी कि यहाँ पे जो भी होना चाहिए तो स्त्रीत्व में ही होना चाहिए, लेकिन इसका लिंग जो है, इसका जो रूप है वह पुल्लिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी चल रहा है। ठीक है, पत्नी शब्द का निर्वचन कुछ कहिए। अभी ऐसा बोल रहा है। पत्नी शब्द का निर्वचन। हाँ, यहाँ पे पति शब्द में ही प्रत्यय हुआ है और नकार बीच में न भी आया है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसको, पत्युर्नोपसंख्यानम सूत्र के द्वारा। इसको भी हम पढ़ेंगे जब स्त्री प्रत्यय के बारे में आगे पढ़ना होगा। ठीक है, अभी तो केवल स्त्रियाम के बारे में है कि स्त्रियां, पहले हम स्त्रीत्व को समझ लें। ठीक है, तो स्त्रीत्व जो है ये है। दूसरा, अब एक और शब्द ये आता है, मान लीजिए कि यदि हम स्त्री की तरह दिखना, तारा है, तारा शब्द है ना, तो तारा शब्द तो स्त्री तो है नहीं, स्त्री की तरह दिख नहीं रहा है, किंतु यदि हम इसके रूपों पे जाते हैं तो इसके यदि आप पुष्य प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है। यदि आप तारका शब्द का प्रयोग करते हैं तो अभी आप पढ़ेंगे स्त्रीत्व में कि कैसे तारका बनता है, तो वो अब स्त्रीत्व में दिख रही है। वहीं आप यदि नक्षत्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह आपको नपुंसक लिंग में भी मिलता है ना। आवाज इस आ नहीं प्रकार रहा है, से आज आप कट जा रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी, ये अनम्यूट नहीं कर रखा है कुछ ने। हाँ, सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर दें प्लीज, और लोगों को भी सरलता हो सुनने में। सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर दें। जब कुछ पूछना हो या फिर मैं कुछ पूछूं तो आप लोग उसको माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यहाँ पे हम स्त्री दिखने वाला केवल हम स्त्री नहीं ले सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लिंगानुशासन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर आप हिंदी बोलते हैं, हम सभी हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस कर्मी हैं, जैसे पुलिस कर्मी तो सारे के सारे पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं। मान लीजिए अगर पुरुष है पर आप क्या प्रयोग करेंगे, पुलिस आती है, पुलिस आता है, आती है। हाँ, पुलिस आती, जबकि हम पुरुष है ना। जैसे आप वहां पर ये सारी चीजें देख रहे हैं कि हम हिंदी भाषा में भी, यद्यपि हमें वह स्त्री नहीं दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, लेकिन तब भी हम ये प्रयोग कह रहे हैं कि पुलिस आ रही है, पुलिस डंडे मार रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने पुरुष में भी स्त्रीत्व को दिखाया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लिंगानुशासन में उसका पाठ जो है वह स्त्रीलिंग में है। मतलब जो हिंदी भाषा में भी लिंग आदि की प्रक्रियाएं हैं, जो पाठ है उसको हम स्त्रीत्व में रखते हैं, इसीलिए इसका पाठ हम स्त्रीलिंग में कर रहे हैं। समझ में आई कि नहीं। पाणिनि जी ने लिंगानुशासन का भी एक अनुशासन किया है, लिंगानुशासन भी एक रखा है, जिसके अंदर कौन से शब्द किस किस लिंगों में होने चाहिए, ये सारी बातों को उन्होंने बताया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यस मैम। हाँ ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। अब यहाँ पे हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम। अब इसका मतलब कि हम यहाँ पे पहुंच, हाँ अपनी
माइक को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ तक तो पहुंचते हैं कि जहाँ पर स्त्री मतलब जो भी लिंगानुशासन का पाठ होगा उसको भी माना जाएगा, जो स्त्री है उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, पहले जो स्त्री दिख रही है उसको देखेंगे, उसका भी अपवाद लिंगानुशासन को हम मानेंगे, क्योंकि ये एक महासंज्ञा है। ठीक है, महासंज्ञा का मतलब क्या हुआ, देखिए जब पाणिनि के व्याकरण के अनुसार दो प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। एक होती है लघु संज्ञा जैसे कि टी, गु आदि आदि। ठीक है, एक होती है जो महती संज्ञा होती है, बहुत बड़ी संज्ञा होती है। ठीक है, तो जो लघु संज्ञा है उसको तो हम जैसे निकनेम से जानते हैं ना, वैसे निकनेम हो गया। ठीक है, लेकिन जो बहुत बड़ी संज्ञा है वो अनवरथा होनी चाहिए, मतलब कि उसका जैसा अर्थ है वैसे ही उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्योंकि स्त्रियाम ये सूत्र के द्वारा अधिकार भी है और एक संज्ञा भी की जा रही है स्त्रीत्व की, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, महती संज्ञा है। महती संज्ञा होने के कारण जो स्त्री दिख रही है वहां भी हम स्त्री प्रत्यय करेंगे, उसका अपवाद बनेगा लिंगानुशासन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब प्रश्न ये आता है, मैंने ये कहा स्त्रियाम का मतलब स्त्रीत्व विवक्षा में हम प्रत्यय करते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने शब्द कहा स्त्रियाम का मतलब स्त्री विवक्षा रहने पर क्या क्या प्रत्यय होते हैं, तो टाप प्रत्यय होते हैं, तो ये सारे प्रत्यय होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये प्रत्यय बताएंगे कि स्त्री है? मेरी बात क्लियर हुई? क्या टाप बताता है कि स्त्री है? क्या नीप से पता चलता है कि स्त्री है, कि पहले से पता है कि स्त्री है? ठीक है, तो कहा गया कि टाप है, टाप तो स्त्री के लिए ही लग रहा है, तो टाप से ही पता चलता है। तो इसमें ये शब्द है कि देखो, अगर हमारे पास एक मातृ शब्द है, यदि हमारे पास स्वश्री शब्द है, यदि हमारे पास श्वश्रु शब्द है, ठीक है, तो इन सभी में जब हम ऐसा बोलेंगे, माता जब आप बोलोगे तो मातृ शब्द, शब्द क्या है मातृ में, मातृ है ना, ठीक है, तो मातृ शब्द तो बोलते ही आपके मन में स्त्री तो आएगा कि पुरुषत्व आएगा? माता कौन होगी, स्त्री होगी कि पुरुष होगा? स्त्रीत्व का बोध होगा, स्त्री ही होती है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ से कोई भी प्रत्यय लगा दें, मेरा मतलब समझिए, हमारा प्रश्न ये है कि टाप स्त्री बताता है या पहले से स्त्रीत्व है? तो अगर आप टाप, क्योंकि स्त्री प्रत्यय रहने पर आप टाप आदि कर रहे हो, इसका मतलब कि स्त्री तो वहां पर होगा, प्रत्ययों में अगर है तो ऐसा करने पर दोष क्या आएगा कि अगर आप मातृ शब्द बोलते हैं, ठीक है, अगर आप कुछ इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं जिसमें स्त्री ही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर आप जो प्रत्यय लगा रहे हैं वो बेकार में प्रत्यय लगा रहे हैं, गौरव दोष के उत्पन्न होगा, क्योंकि मातृ शब्द तो अपने आप ही माता है। यस मैम। अब उसमें कोई प्रत्यय यदि हम लगाते हैं तो वो तो गलत है। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा करने पर दो बार एक ही बात को बोलना गलत होगा, इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रातिपदिक में ही स्त्रीत्व होता है। इस बात को समझ लें कि प्रातिपदिक में ही पुरुषत्व भी है और प्रातिपदिक में ही स्त्रीत्व भी है। प्रत्यय मात्र द्योतक है। क्लियर हुई? टाप प्रत्यय जो है वह बता रहा है कि वह स्त्री, केवल स्त्रीत्व का द्योतक है। आप लोगों ने कारक पढ़ते समय पढ़ा होगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र पढ़ा था ना, वहां पे
5 प्रकार के प्रातिपदिक होते हैं, प्रातिपदिकार्थ 5 हैं, पढ़ा था ना। उन 5 प्रातिपदिकार्थ में आपने एक प्रातिपदिकार्थ पढ़ा था लिंग भी होता है, यानी कि प्रातिपदिक में ही लिंग विद्यमान है। जब मैं अज बोलूंगी तो अज के अंदर पुंस्त्व भी है और स्त्रीत्व भी है। समझ में आ गई कि नहीं? जो टाप प्रत्यय यदि लग रहा है वो केवल क्या कर रहा है, वो एक स्त्रीत्व का द्योतन कर रहा है, न कि उसका वाचक है। क्लियर हुई मेरी बात? जी इसीलिए हमने कहा स्त्रीत्व की विवक्षा रहने पर, यानी कि प्रातिपदिक में पुंस्त्व भी है, स्त्रीत्व भी है। अब मेरी विवक्षा हो गई उसमें स्त्रीत्व की विवक्षा, तो मैं उसके अंदर स्त्रीत्व में आने वाले सभी प्रत्यय उसमें लगा सकती हूँ। क्लियर हुई आपको ये स्त्रीयाम सूत्र? इस प्रकार से इस स्त्रीयाम सूत्र की व्याख्या संपूर्ण हुई। इस सूत्र में यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। धन्यवाद। हो गया? मैम एक बार इसका मतलब सरल तरीका से थोड़ा अर्थ समझा दो, मैं थोड़ा लेट आया था। हाँ, इसका सरल तरीका यही है कि स्त्रीयाम सूत्र ये कह रहा है कि प्रातिपदिक जो आपने शब्द बोला है ना, जैसे राम शब्द, जैसे आपने बालक शब्द बोला, ठीक है, तो बालक के अंदर पुंस्त्व भी है और स्त्रीत्व भी है। आपकी जब पुंस्त्व रख के विवक्षा होगी तो आप बोलेंगे बालकः, ठीक है। जब आपकी विवक्षा होगी स्त्रीत्व की तो आप बोलेंगे बालिका, बालिके, बालिका। हाँ, 3 बार इन्वर्टर बंद हुआ। क्लियर हुई मेरी बात? अब हाँ, इस समझ। स्त्री, हाँ बोलिए। मैंने बस इतना बताया है कि पहला सूत्र है स्त्रियाम। स्त्रियाम यह अधिकार सूत्र है जो कि चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में तीसरे नंबर का। मैम का ठीक, इनका पिन वीडियो नहीं कर सकती मैं? कैसे करूँ? ये तो हम यहाँ नीचे है। हाँ? AS7 क्या कुछ पूछ रहे हो? तो अपनी माइक को ऑफ करके बोलो। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर किस प्रकार से प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय होते हैं। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में 8 प्रत्यय होते हैं। कितने प्रत्यय? 8 प्रत्यय। हाँ, 8 प्रत्यय होते हैं। तो जैसे कि ता, चा। अब हमें केवल देखना है तीन चीज को ध्यान रखिए। आपको एक सूत्र याद रखिए, न्या प्रातिपदिका, तो आपने देखा ही होगा। पहले नंबर का सूत्र है, क्षम्यतां, चतुर्थ अध्याय में आपका ये प्रथम नंबर का सूत्र है, न्या प्रातिपदिकात्, है ना। न्या प्रातिपदिकात्। हाँ, इस आप नी से 3 प्रत्यय लीजिए, नीप, नीश और नीम। देखिए, नीप, नीश और नीम। नी का मतलब हो जाएगा नीप, नीश, नीम। दूसरा है ये आप। इस आप का अर्थ क्या हुआ? आबंतात। चाप। क्लियर हुई? देखिए, न्याप प्रातिपदिकात है ना, आप अगर ये सूत्र याद रखेंगे तो आपको 6 प्रत्यय तो इसी सूत्र से याद जाएगा, ठीक है। न्याप शब्द है, तो नी और आप है। नी से आपको लेना है 3 प्रत्यय। कौन कौन सा? नीप, नीश और नीम। नीप, नीश और नीम। नीप, नीस और नी। हाँ, ठीक है। अगला देखते हैं, आप बोला गया। यहाँ प्रातिपदिकात में नीच, आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप से आपको लेना है टाप, डाप और चाप।
टाप, डाप, चाप, कितने प्रत्यय हो गए? 6। कौन कौन से बताए? टाप, डाप नीप, और नीप चाप। टाप डाप चाप। हाँ बिल्कुल। और तीसरा नीप वाला? नीप, नीस और नी। हाँ, नीप, नीश और निस और नी। नी। नीट, नीट, नीच और नी। हाँ बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 प्रत्यय हो गए। ठीक है, 6 प्रत्यय क्लियर हुए आपको? हाँ। अब हम चलते Yes, हैं ma'am. यहाँ पे 2 प्रत्यय अब और बचे। ठीक है, एक प्रत्यय मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूनस्तिहि, इससे ती प्रत्यय होता है। ती, यूनस्ति से ती प्रत्यय हुआ। ठीक? अगला सूत्र है, आवाज नहीं आ रहा है मैडम। यूनस्ति सूत्र है। आवाज आ रही है? मैं किसी का ऑन है। अच्छा, ये मुस्कान, सोनी अपना माइक ऑफ कर देते। ओके। हाँ ठीक है, अब आएगी आवाज। ठीक, हाँ। तो इस प्रकार से ती प्रत्यय भी हुआ और एक प्रत्यय और है ऊंग। कौन सा है? ऊंग। ऊंग, कौन सा मैम है? देख लो। नी में हमने क्या पढ़ा? न्या प्रातिपदिकात से हमें 2 नी आप, इनसे हमें 6 प्रत्यय लेना है। नी से हम 3 प्रत्यय लेंगे। कौन कौन से? और नीप, नी, नीस और नी। नीश और नीन। ठीक है, क्या? और दूसरा हमें लेना है आप। आप से कौन कौन से प्रत्यय लिए? टाप, डाप और चाप। बिल्कुल सही। अब बचे कौन से? 2 प्रत्यय और बचे। कौन कौन से? ती प्रत्यय। ती प्रत्यय और एक ऊंग प्रत्यय। ठीक है, 8 प्रत्यय अब आपको क्लियर हुए? मैम ठीक, ये 8 प्रत्यय होते हैं स्त्रीत्व विवक्षा में। स्त्री की विवक्षा रहने पर ये 8 प्रत्यय होते हैं। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को भी कोई भी समस्या, कोई भी संदेह, किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो फिर आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हेलो मैम, एक हाँ बार जी जी, दोहरा देंगे इसे? हाँ ये प्रत्यय ठीक है। हाँ, नीप, नीश, नीम हो गया 3। फिर टाप, डाप, चाप, और उसके बाद ऊंग और ती। ऊंग और ती। ऊंग, पुंग कैसे हुआ? क्या? पुंग, पुंग कैसे हुआ? ऊंग, 1 मिनट बताती हूँ। ये ऊंग, ठीक है। देखिए, टाप, डाप, चाप, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लिखो। ये कौन बीच में लिख रहा है? चाप, फिर नीप, नीप, नीश, नीश है और एक नीन है। 1 मिनट रुकिए।
फिर नीन है। ठीक है, क्लियर हुआ? टाप, डाप, चाप, नीप, नीश, नीन, फिर ऊंग है और एक ती प्रत्यय है, ती प्रत्यय। ठीक है, क्लियर हुआ? ये 8 प्रत्यय क्लियर हो गए आप लोगों को? हो गए मैम, क्लियर हो गए। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ये 8 प्रत्यय बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये सभी के सभी हमारे 8 प्रत्यय हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हर एक के लिए कितने कितने इसमें विधान किए गए। जैसे कि टाप प्रत्यय करने के लिए पाणिनि जी ने 2 सूत्र दिए हैं। ठीक है, एक कौन सा है? अजाद्यतष्टाप और दूसरा दिया है टावृचि। ठीक है, अजाद्यतष्टाप और टावृचि, ये आप भी लोग पढ़ सकते हैं यदि आप लोगों के पास में ये अष्टाध्यायी है तो। ठीक है, देखिए कैसे। दूसरा सूत्र कौन सा है? टावृचि, देखिए। हाँ, कितना नंबर में है टावृचि? 10 रुपएगा, वेट कीजिए। 9वां सूत्र है। मैं जा रहा हूँ भाई। हाँ, ये देखिए, हाँ यहाँ पे आप देखिएगा, ये रहा आपका स्त्रियाम सूत्र है, देखा आपने? देख लिया। ठीक है, स्त्रियाम। हाँ, तो इसमें एक अजाद्यतष्टाप और यहाँ पे देख सकते हैं आप टावृचि। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं? टावृचि, लघु सिद्धांत में नहीं दिया है ना ये सूत्र? हाँ, इस टाप की अनुवृत्ति जो है ये न षट सहस्रादिभ्यः पे भी जा रही है। ठीक है, बस इधर तक गई, तो न षट सहस्रादिभ्यः नहीं करता है, नीप और नीच, ये निषेध सूत्र। 2 सूत्र हैं टाप करने वाले, एक अजाद्यतष्टाप और दूसरा है टावृचि। क्लियर हुई? क्लियर है आप लोगों को? जी जी। हाँ जी। अगला सूत्र देखते हैं हम लोग, डाप प्रत्यय है। डाप प्रत्यय मैंने बताया था, है ना? तो डाप प्रत्यय करने वाला एक सूत्र है ये, डाप भाभ्याम अन्यतरस्याम। ठीक, क्लियर हुई? डाप होता है मन और अन। यदि मनंत शब्द से और अनंत शब्द से डाप प्रत्यय होता है विकल्प से। ये जब हम पढ़ रहे होंगे उस समय मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब अगला सूत्र हम अगला कौन सा प्रत्यय मैंने और बताया था? टाप, डाप और चाप, है ना? चाप बताया था मैंने आप लोगों को। तो चाप प्रत्यय देखने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 सूत्र हैं। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा इस सूत्र में
यंगस आपको चाप, दिख रहा है थोड़ा फोटो खींचने में थोड़ा टेढ़ा हो गया है। अच्छे से नहीं आ रही है। यंगस हाँ, चाप है ना मैम? हाँ चाप, अगला मैं चाप बता रही हूँ। ठीक है, चाप यहाँ पे देखिएगा सूत्र नंबर है आपका ये 74 नंबर का सूत्र है। जी जी। ठीक है, 74 नंबर में आवट्याच और यंगस चाप। यंगस चाप और आवट्याच, ठीक है, इनसे क्या होता है, चाप प्रत्यय होगा। ठीक है, ये कह रहा है यंगंत से और आवट्य शब्द से भी चाप प्रत्यय होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? जब हम पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको अभी केवल इतना समझें कि किसमें कितने कितने सूत्र हैं। ठीक है, टाप टी प्रत्यय में तो आपने देख ही लिया है। हाँ, टाप का क्या टी मतलब? प्रत्यय के लिए आप क्या, टाप करने के लिए था अजादश टाप और टाप रुचि। हाँ ये दो तो, ही सूत्र हैं। ठीक है, और डाप के लिए? हाँ बोलो। डाप के लिए डाब कौन के सा लिए सूत्र है? एक ही सूत्र है, डाब भाभ्याम अन्य तरस्याम। अच्छा ठीक। ठीक है, चाप हाँ। सूत्र करने के लिए 2 सूत्र हैं। यंगश चाप और आवट्याच, ये सूत्र है। यंगंत शब्द से चाप प्रत्यय होता है और आवट्य शब्द से चाप प्रत्यय होता है। ठीक है, अगला है ती प्रत्यय। ती प्रत्यय करने वाला एक ही सूत्र है, यूनस्तिहि, जिससे युवती शब्द बनता है। जी ठीक, जी मैम। युवती। अगला चलते हैं नीन। नीन प्रत्यय पर। नीन प्रत्यय करने वाले आपके दो सूत्र, एक सूत्र है और एक वार्तिक है। शारंग रवाद्ययो नीन और दूसरा है नृ नरयोश्च। शारंग रवाद्ययो नीन और नृ नरयोर वृद्धिश्च। ठीक है, क्लियर हुई आपको यहाँ तक? ठीक, इसी प्रकार से अभी आप लोग एक और चीज देख सकते हैं। आपने जिसमें कम कम सूत्र हैं उतना तो आपने देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नीप और नीश के भी अधिकारों को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर बचा है केवल नीप और नीश। ठीक है, तो जब आप अष्टाध्यायी यदि आपके हाथों में होगी तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ऋण नीप्यो नीप सूत्र है। ठीक है, ऋण नीप्यो नीप सूत्र से नीप सूत्र की अनुवृत्ति होती है और इसकी अनुवृत्ति जो है वह पूरी की पूरी कहाँ तक जा रही है, ये इस पूरे पेज तक तो जा ही रही है। उसके पश्चात भी आप देख सकते हैं ये यहाँ देखिए वर्णांत अनुदातात् उपधातो नः सूत्र तक जो तकारांत शब्द है उसमें नीप होता है। कहाँ तक नीप की अनुवृत्ति जाएगी? सारे बच्चे अपना माइक बंद कर दीजिए, पूछना हो तो ऑन करें बस। ठीक है, अब क्लास चलते हैं हम लोग नीश की अनुवृत्ति। देखिए इसमें अष्टाध्यायी में ही सूत्र नंबर आपका 80 नंबर का सूत्र है अन्यतो नीश। अन्यतो नीश से आपकी नीश की अनुवृत्ति जाती है। ठीक है, और इसके पश्चात जितने भी सूत्र हैं वो सभी में नीश सूत्र, नीश की अनुवृत्ति आ रही है। ऊंग करने वाले सूत्र जो हैं वह आपके 6 ही सूत्र हैं। ठीक है, यहाँ आप देख, हाँ बिल्कुल, ऊंगतः सूत्र है, ऊंग उतः से ऊंग की अनुवृत्ति जा रही है। ऊंग उतः से ऊंग की अनुवृत्ति जा रही है और इसके पश्चात बाहुवंतात् संज्ञायाम पंगोश्च पूर्व उत्तर पदात् औपम्ये सहित
शप लक्षण वामादेष्ट कद्रु कमंडल वोष छंदसी संज्ञायाम, इतने तक आपकी ऊंग की अनुवृत्ति जाती है। नीप और नीश करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, इसीलिए जिस समय हम इसको पढ़ेंगे उस समय वहां तक जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से सामान्यतया समझ में आ गया होगा कि हर एक को करने वाले कितने कितने सूत्र हैं। ठीक है, आ गया मैम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जहां होती है वो प्रायः करके नीप और नीश में होती है। ठीक है, तो जिन बच्चों को नीप और नीश में किसमें नीप होगा किसमें नीश होगा इसको समझने में ज्यादा दिक्कतें होती हों, उनके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप लोग अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद को पढ़ें। बहुत ज्यादा सूत्र नहीं है, केवल 77 सूत्र हैं, उसमें भी आप 3 हटा लीजिए और एक तद्धिता भी हटा दीजिए। लघु सिद्धांत में डाप नहीं दिया हुआ है। अच्छा, लघु मैम सिद्धांत गीप डाप मैम नहीं, गीप चाप में भी ना कोई सूत्र नहीं है, केवल एक वार्तिक है, सूर्यात देवतायाम चाप। मैम गीप और गीस तो बता दिया मैम, गीन का कौन सा सूत्र है? चारण द्रवाद्ययों नीन है और नृ नरयोर वृद्धिश्च, ये वार्तिक है। एक ही सूत्र है और एक वार्तिक है। जी जी ठीक है, क्लियर हो गई? जी। पर क्योंकि यदि हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय, तो स्त्री प्रत्यय में जितने भी आते हैं हमें तो सारे देखने हैं ना एक बार ही, तो इसलिए हम डाप भी देख रहे हैं, सारे ही देख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे हमारे बन गए। अब हम चलते हैं ताप करने वाले सबसे पहले सूत्र पे। सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी दोनों के अनुसार जो सबसे पहला सूत्र है वो क्या है हमारे पास? अजाद्यतश्ताप। हाँ, अजाद्यतश्ताप। अजाद्यतश्ताप। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कितने पद हैं? यहाँ पे एक पद। 2 और पद बच्चे बताइए। और नहीं, आजाद 3 पद होना चाहिए। त्रिणी पता नहीं। हाँ, त्रिणी पदा नहीं। हाँ, वैसे 2 ही पद हैं। अजाद्यतः जो है यहाँ पर जो है समस्त पद आजादी। ठीक है ना? अजादि गणेशु पठिताः शब्दाः अदन्तात् च तेभ्यः। ठीक है, अजादि गण में पठित और अदंत शब्द तेभ्यः उनसे टाप होता है। ठीक है, अजादि गणों में पठित शब्दों से और अदंत प्रातिपदिक से टाप होता है। क्लियर हुई बात? अज आदि गण है, ठीक है ना? गण पाठ में आप लोगों को मिलेगा, ये भी पाणिनि जी के अनुसार ही किया गया है, लाघवार्थम। मैम आजादी गणों में पठित शब्दों से, हाँ, अजादि गणों में पठित शब्दों से और अदंत प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय होता है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय होगा यहाँ पर? टाप प्रत्यय। हाँ, तो इसमें क्या हुआ? टाप प्रत्यय यदि होगा तो जैसे आपके पास शब्द है अज, अज से यदि स्त्रीत्व की विवक्षा होती है तो हम वहां पे अजा बना देंगे। ठीक है, क्लियर हुई आपको? एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें जो अतः कहा गया है वह तपरकरण जो है वो केवल एक विशेषण के लिए किया गया है। यहाँ पे अतः का मतलब अकारांत है, न कि अदंत। ध्यान रखिए, अतः में यद्यपि तपर दिख रहा है किंतु वह तपर केवल एक विशेषण होने के लिए है। यहाँ पे अतः का मतलब क्या है? अकारांत, अदंत नहीं है। स्पष्ट हुई?
तो अजादि गण में पठित शब्द और जो अकारांत प्रातिपदिक उन सब की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है और उनसे फिर आगे स्वादि प्रत्यय हो जाएंगे यहाँ प्रातिपदिकात के कारण। ठीक है, तो जैसे कि अज शब्द है, अज शब्द में टाप प्रत्यय होगा, टाप में किस किस की संज्ञा हो जाएगी? प की और टकार और टकार पकार। हाँ, ट की प्रकार और प की। ट की कौन से सूत्र से? चूटू। चूटू से। ठीक है, चूटू क्या कहता है हिमांशु? चूटू क्या कहता है? जी मैम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं तब से मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत ब्रेक हो रही है आवाज, और एक तो म्यूट भी नहीं हुआ किसी का, इसलिए। सारे बच्चे म्यूट कर लें। शालिनी आप बताइए, चूटू सूत्र क्या बोलता है? हाँ, प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग की इत संज्ञा होती है। ठीक है, तो ट की इत संज्ञा हो गई, क्या बचा हमारे पास? आ है ना। प है, प की किससे इत संज्ञा होगी? बताइए, प की किससे इत संज्ञा करोगे? हलंत्यम। करेंगे, अंतिम में हल है इसीलिए इसकी तो संज्ञा हो जाएगी, बचेगा हमारे पास आ। ठीक है, तो अज से हम टाप लेकर आएंगे तो हमारे पास बन जाएगा अजा। कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे ही अजादि गण में पठित, क्या कुछ पूछ रहे हो? ये मन टाप नहीं समझे। अजादि गण में जब हम पढ़ेंगे, क्या टाप कैसे हुआ नहीं समझे? टाप नहीं समझ में आया? आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। देखो, ये क्या कह रहा है, आदि गण में पठित उनसे प्रत्यय होगा, है ना। अज शब्द है, अजादि गण में पठित है, इसीलिए उससे टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, कौन से सूत्र से? अजाद्यष्टाप सूत्र से। ठीक है, जो पहला सूत्र मैंने बताया था जाग्यतष्टाप, उस सूत्र से यहाँ पर हम टाप प्रत्यय करते हैं। ठीक है, टाप प्रत्यय करने पर ट की संज्ञा होती है और प की संज्ञा होती है। ठीक है, इति संज्ञा करने वाले मैंने आपको बताए थे कुछ सूत्र, उनमें से एक सूत्र मैंने चूटू भी बताया था। प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग की इति संज्ञा होती है। प्रत्यय यहाँ पर क्या है? कौन सा प्रत्यय कर रहे हो? टाप प्रत्यय कर रहे हो। हाँ, तो इस प्रत्यय में पहला वर्ण कौन सा है? प हलंत है। पहला वर्ण टकार क्या है? सबसे पहले ट है ना। हाँ, ट हाँ। है, तो ये प्रत्यय का आदि वर्ण है, इसीलिए इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, अंतिम में प है। ठीक है, तो सूत्र है हलंत्यम। ये कह रहा है कि उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रत्यय है टाप, इसके अंदर अंतिम हल कौन सा है? पकार। प, तो प की इत संज्ञा हो गई, बचा क्या? क्या बचा? आ बचा। तो आ को आपको जोड़ देना है अज में। ठीक है, अज आ, क्या बनेगा? अजा। क्या बनेगा? अजा। सवर्ण दिक्कत है यहाँ पर? नहीं मैम। अगला सूत्र, अगले इसमें चलते हैं। ऐसे ही अज के साथ में एडक शब्द भी पढ़ा गया है। ठीक है,
तो एडक से भी हम लोग टाप कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि जितने भी शब्द अजादी गण में पढ़े गए हैं उन सब से ही हम लोग क्या करते रहे हैं, उन सब से ही हम लोग टाप प्रत्यय कर देते हैं। जैसे अजा, एडक से एडका, अश्व से अश्वा, चटक से चटका, चटका, मूषिका, बाला। ठीक है, हाँ हाँ, इस प्रकार से एरक का क्या होता है अर्थ बाल हिंदी? से बाला, बच्च से बच्चा। हाँ बेटा, एरक का क्या होता है हिंदी में? एरक का अर्थ मतलब जानना हो। चीटी, चीटी। चीटी। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये पहुंचते हैं कि सब जगह अदन अकारांत शब्द से भी होता है। लेकिन आप देखिए आजादी गण में जो जो भी पढ़ा गया, मैंने शब्द बताया, चाहे अज बताऊं या एडक बताऊं या अश्व बताऊं, चटक, मूषक या वत्स, ये जितने भी शब्द हैं ये सभी तो अकारांत ही हैं। ठीक है, तो फिर अलग से अकारांत कहने की जरूरत क्या थी? या फिर सीधा कह देते अदष्टाप, आजादी गण नहीं कहते। आजादी गण कहने की क्या आवश्यकता है? आप आजादी भी बोल रहे हो, अतः भी बोल रहे हो। मेरी बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? क्या मैंने पूछा? हाँ, मैम हम यहाँ पे अज भी बोल रहे हैं, आदि भी बोल रहे हैं। हाँ नहीं, मैं ये बोल रही हूँ जैसे जो आजादी गण है ना, आजादी गण में पठित शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अभी हमने बताया चटक, अज, एडक, चट्टा, मूषक, वत्स, होता, मंद। फिर इसी प्रकार से है आपका बाल, तो बाल से बाला बन रहा है। ठीक है, तो आप सारे में देखिए सब में अकारांत अकारांत है सारे शब्द। ठीक है, आजादी गण में पठित जितने भी शब्द हैं वह सभी क्या हैं? अकारांत हैं। अकारांत, हाँ अकारांत हैं, उसके अंतिम में आ रहा है। और मैं सूत्र का अर्थ क्या बता रही हूँ? अजाति टाप ये कह रहे हैं आजादी गण में पठित शब्दों से और अकारांत शब्दों से टाप प्रत्यय होता है। तो सीधा में मुझे इतना बोल देना चाहिए कि अकारांत शब्दों से टाप प्रत्यय होता है। क्लियर हुई बात? हमें तो हमने अलग से आजादी गण में पठित ऐसा क्यों कहा? ये बोलने की क्या आवश्यकता थी कि आजादी गण में पठित शब्दों से? क्योंकि वो भी तो अकारांत में आ ही जाते। ठीक है, तो इसके लिए उत्तर ये है कि ये एक सामान्य सूत्र है। ठीक है, ये सामान्य सूत्र है ना मैम? हाँ, ये एक टाप करने वाला सामान्य सूत्र है। उसका कुछ अपवाद सूत्र भी आगे आएंगे, जैसे पुंयोगाद आख्यायाम, जाते रस्त्री विषयादयोपधात। ठीक है, तो इन सभी सूत्रों से नीप और नीश होता है यदि वह अकारांत शब्द रहेगा तो। लेकिन आजादी गण में पठित शब्दों को नीप और नीश नहीं होगा। विभव नहीं समझ में आ रहा? समझ रहे हैं। क्या बोला मैंने? क्या कहा? जो आजादी जो क्या कहता है गण में पठित हैं और अकारांत हैं, उनकी स्थिति की विवक्षा में टाप प्रत्यय हो। हाँ, और प्रश्न क्या किया था? जब सब अकारांत ही है तो फिर ये कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? आजादी गण में सब अकारांत ही हैं तो। हाँ, तो क्या आवश्यकता है? यही से ध्यान भग्न हो गया था। ये आवश्यकता है कि अदंत शब्द से तो टाप जो होगा
चलेगा, ठीक है ना। लेकिन और सभी शब्दों में ये सारी चीजें न हो। जैसे अजादी गण में पठित जो शब्द है ना, उसको पुंयोगादाख्यायाम नहीं बाध सकता, ठीक है। जाते रस्ती विषयादि उपधात नहीं बाध सकता, समझ में आई? नहीं, लेकिन ये समझ में नहीं आ पा रहा है इसीलिए। हाँ, मैं यही समझ रही थी। तो क्यों मैंने पिछली बार भी कभी आपको बताया होगा परिभाषा प्रकरण में कि जो अपवाद सूत्र होते हैं वो सबसे बलवान होते हैं, ठीक है। तो अदंत शब्द बहुत सारी जगहों पे प्राप्त है। उन अकारांत शब्दों में से तो जो पुम योगात होगा, जो पुरुष की पत्नी होगी, ठीक है, उसमें नी प्राप्ति हो जाएगी। जो जाति से कुछ होगी उसमें नी शादी की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। किंतु जो अजादी गण में पठित शब्द है उसमें नी और नीश नहीं होगा, क्योंकि वो केवल उतने ही शब्दों में लगेगा, ठीक है। वो पुंयोगादाख्यायाम का भी अपवाद बन जाएगा अजादी में पठित शब्द, ठीक है। तो अजादी गण में पठित शब्दों में नीक और नीश की प्राप्ति न हो, इसीलिए अजादी शब्द दिया गया है। क्लियर हुई बात? जी मैम। हाँ, तो मैम इसका आंसर हम यही देंगे ना कि जो अजादी गण में अदंत जो शब्द हैं इनकी इसलिए गीश और गीप नहीं हुई, क्योंकि ये जो पुंयोगादाख्यायाम सूत्र है ये आजादी गण में पठित शब्दों में केवल टाप ही प्रत्यय होता है और ये गीश और गीप नहीं। नहीं, आप थोड़ा अलग चल रहे हो, फिर अलग उसमें चले जा रहे हैं। मैंने क्या बताया कि अकारांत शब्द से होने वाले प्रत्यय में हीप और हीश बाध लेगा, किंतु अजादी गणों से पठित यदि कोई प्रत्यय हो रहा है उसको नीप और हीश नहीं बाध सकता, ठीक है। उसका कारण ये है कि वो बताएगा कि पुरुष के साथ हो तो, ठीक है। पुरुष के साथ तो कोई भी हो सकता है, अकारांत शब्द भी हो सकता है, इकारांत शब्द भी हो सकता है, उकारांत शब्द भी हो सकता है, ठीक है। किंतु अजादी गण में पठित शब्द बहुत थोड़े से हैं, उनमें ये नियम नहीं लगेगा। लेकिन अकारांत शब्द बहुत सारे हैं, उसमें ये नियम लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई? जी मैम। साथ ही साथ में है अंतिम में जिसके ऐसे में भी नहीं होगा, जैसे पंचाज शब्द आदि में नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग सीधा चलते हैं। अब एक वार्तिक है आपकी, शूद्रा च महत्पूर्वा जाते है, शूद्रा च अमहत्पूर्वा जाति, शूद्रा च अमहत्पूर्वा जाति। ये क्या कह रही है? महत पूर्व में नहीं हो, ऐसे शूद्र शब्द से शूद्रा ही बनेगा, ठीक है। किंतु यदि महाशब्द पूर्व में लग जाएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा? महाशूद्री बन जाएगा, ठीक है। क्या मैम शब्द है, हाँ, इसको थोड़ा समझिएगा। यदि हमारे पास शब्द कौन सा है? शूद्र शब्द है, ठीक है। और शूद्र शब्द यदि वह जाति का है, जाति में पढ़ा गया है, तो वहां पर हमें शूद्रा बनाना है। समझ में आई? आजादी गण में पठित एक शब्द है शूद्र। क्या शब्द है? शूद्रा। शूद्र, शूद्र, ठीक है। इसे हमें टाप ही करना है, नीश नहीं करना है, ठीक है। यदि ये जाति में पढ़ा गया है तो, और यदि ये किसी, मान लीजिए कि किसी पुरुष की शादी हो गई है शूद्र से, कन्या से, तो वहां पर आपको क्या बनाना पड़ेगा? इसमें शूद्री बनाना पड़ेगा। वो हम जब पढ़ेंगे तो बताऊंगी क्यों, ठीक है ना। बस अभी आप इतना समझिए कि शूद्र यदि कोई जाति है तो हमें वहां पे शूद्रा बनाना है, ठीक है। जाति से है तो,
समझ में आ यदि गई? महत हाँ। से है तो, क्या जाति से है तो शूद्र ही बनेगा। यदि इसमें बोलिए यदि मान लीजिए वो शूद्र नहीं है और किसी और की कन्या है, मान लो कि वो कोई बनिया है या कोई क्षत्रिय है, क्षत्रिया थी, और वो हो करके उसकी शादी जो हो गई वो किससे हुई? उसकी क्षत्रिय होके उसकी शादी हो गई किसी शूद्र व्यक्ति से, तो पुम योगाद हुआ, पुरुष था शूद्र, तो उसके साथ विवाह होने के कारण वो भी शूद्र कहलाएगी। तो वहां पर हम इसमें शूद्री बनाएंगे, न कि शूद्रा बनाएंगे। ठीक है, अंतर दोनों को कहने में यही होगा। शूद्रा कहेंगे तो वह जन्म से वैसी है, ठीक है, और यदि हम वहां पे नीप लगा देंगे तो यानी कि उसके विवाह के कारण वह शूद्री बनी है। समझ में आई कि नहीं? आया ये अंतर है बस दोनों में। तो आगे चलते हैं हम लोग। टाब रुचि, एक और टाप का ही कर लेते हैं आज, टाब रुचि। ठीक है, हाँ। टाब रुचि क्या कह रहा है? मैम ये इससे पूर्व में हो गया है क्या सारा पाठ? कौन सा पाठ? ये संभस्त्राजिन संड पिंडेभ्य फलात्। ये मैं थोड़ा आप लोगों को सिद्धांत कौमुदी से करना है कि वो लघु मैम सिद्धांत सिद्धांत कौमुदी से करना है। अच्छा ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप लघु सिद्धांत से पढ़ा रहे हैं ना, तो ये भी सही है ही। किसी से भी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत मैम नहीं आप है। जो पढ़ा रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि कुछ ही लोगों के समझ में आएगा बड़ा पाठ, ये सही आ रहा है। ठीक है, इसको मैं बस छोटे छोटे तरीके से बस बता देती हूँ। ठीक है, सुनिए अब कि संभस्त्राजिन षण्ड पिंडेभ्यो फलात्, ये कह रहा है कि पलात शब्द है, ठीक है ना, पलात अलग है यानी कि पंचमी विभक्ति से। फल शब्द से टाप होता है, फल शब्द से टाप होता है। कब होगा? कब होगा? तो क्या बताया कि यदि सम पूर्वक रहेगा तो, ठीक है। दूसरा क्या बताया? भस्त्र पूर्वक रहेगा तो, ठीक है। इसी प्रकार से क्या बताया गया? जिन पूर्वक रहेगा, क्षण पूर्वक रहेगा या पिंड पूर्वक रहेगा, तो वहां पर यदि फल रहेगा तो वहां पर हम क्या बना देंगे? टाप प्रत्यय करेंगे, जैसे समफला, भस्त्र से भस्त्र फला। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। हाँ, दिवेश समझ में आ रहा है? दिवेश समझ में आ रहा है? एक बार और बता दीजिएगा दीदी, किताब नहीं है तो। किताब नहीं है मेरे पास मैम। किताब नहीं है सिद्धांत कौमुदी, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। किताब नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, ये ना वार्तिक है। संभस्त्राजिन क्षण पिंडेभ्यो फलात्, ये कह रहा है जो मैंने पहले कहा कि सम पूर्वक, भस्त्र पूर्वक, जिन पूर्वक और क्षण पूर्वक, ये सभी, और पिंड पूर्वक, यदि फल शब्द रहेगा तो उससे टाप प्रत्यय होता है। बस आप इतना समझिए, फल शब्द से टाप प्रत्यय होता है इतने उपसर्ग रहने पर। ठीक है, उपसर्ग नहीं, ये सब यदि पूर्व में रहेंगे तो, ठीक है जी जी। इसी प्रकार से पुष्प शब्द से भी टाप प्रत्यय होता है। कब होगा? यदि हम सत पूर्व में रहेगा, यदि अंचु धातु से बने हुए कोई शब्द रहेंगे पूर्व में, सदच, ठीक है, कांड पूर्व में रहेगा, प्रांत पूर्व में रहेगा, शत पूर्व में रहे या एक पूर्व में रहेगा तो ये वार्तिक है। सदच कांड प्रांत शतैकेभ्यो पुष्पात्, ठीक है। पुष्प शब्द से सत यदि पूर्व में रहे तो बनता है सत पुष्पा, सत पुष्पा, ठीक है।
अंचु धातु है, अंचु धातु जैसे प्राक, प्रतीचि आदि बनता है, तो प्राक पुष्पा, कांड पुष्पा, ठीक है। ऐसे ही प्रांत पुष्पा, शत पुष्पा, एक पुष्पा आदि ये सभी बनेंगे यदि टाप पुष्प प्रत्यय शब्द होगा। रहेगा तब। ऐसा क्यों कहा गया है, जबकि पुष्प या फल शब्द तो अजादि गण में पठित हैं ही, इसमें वैसे भी प्राप्ति होती, किंतु ये शब्द इसीलिए कहा गया कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अजादि गण में पठित धातु यदि किसी उपसर्ग के साथ यदि समस्त पद रहेंगे तो वहां पर टाप प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है। तो किंतु यहाँ हो सकता है, ये बताया गया है, ठीक है। क्लियर हुई बात? जी मैम। तो इस प्रकार से ये सूत्र शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मूल शब्द से यदि नई समास न किया गया हो, नई समास क्या होता है? नई समास क्या होता है नंदिनी? नंदिनी हाँ हाँ बताओ, क्या? नई समास क्या होता है? नई समास कभी पढ़ा होगा ना आपने? यहाँ है ना न दर्शनम अदर्शनम, ये भी हाँ वही है, न दर्शनम अदर्शनम। वैसे ही मधु जी, मधु दीदी, अंकित आप बताओ नई समास क्या होता है? यदि मैम नई समास यदि ना शब्द योज प्रयोग कर यदि समस्त पद आ का परिवर्तन होता है, वहां नहीं समास होता है। यदि हम विग्रह में न करके बोलते हैं तो ठीक है ना, और उसमें अ पहले बचता है, ठीक है, पद में या कभी कभी अन भी बचता है। न भावः अभावः, न एकः अनेकः, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा नई समास बनता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे यदि मूल शब्द में नई समास नहीं है तो वहां पर भी आपको टाप लगाना है, तो अमूला ऐसा बनेगा, ठीक है। अमूल शब्द से टाप प्रत्यय लगाने पर हमारा अमूला बनेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? एक सूत्र बस और कर लेते हैं आज, टाबृचि बताया। टाबृचि, हाँ टाबृचि। तो थोड़ा सा इसके हम जगह पे चलते हैं। इससे पहले एक सूत्र है हमारा पादोन्यतरस्याम, पादोन्यतरस्याम। टाबृचि हमारे में नहीं होगी, तस्य है। नहीं वो तो है, अभी मैं केवल टाप प्रत्यय का बता रही हूं, टाबृचि, ठीक है। तो पहले हम, क्योंकि फिर क्या होता है कई दिक्कत होने लग जाती है, प्रत्यय कौन सा होगा ये बच्चों को याद नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहा पादोन्यतरस्याम सूत्र दिया गया है। बच्चे क्लियर है आपको? पादोन्यतरस्याम इससे पहले सूत्र है जिसमें आपने देखा होगा ब्लैक कलर में पादः शब्द दे रखा है, जी जी, ठीक है। इससे टाप प्रत्यय होता है। यदि
ऋकवाची शब्द रहेगा, ऋचाएं वाला कोई अर्थ रहेगा तो, ऋचा अर्थ गम्यमान रहे तो वहां पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टाप प्रत्यय हो टाप जाएगा। प्रत्यय। और हर जगह नीप प्रत्यय होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीप की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। किंतु यदि ऋचावाची शब्द रहेगा तो वहां पर हम टाप प्रत्यय कर देंगे। क्लियर है? निप कब होगा? क्या? निप कब होगा? यदि सिंपल पाद शब्द है तो, ठीक। और टाप तब होगा जब ऋचावाची शब्द है तो, ठीक है। तो जैसे कि हम बना सकते हैं द्विपदा बनता है, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि इतने चरण हैं इस श्लोक में, इस ऋचाओं में, ठीक है। तो 2 चरण हैं जिन ऋचाओं में ऋग्वेद के, तो वहां पर हम क्या बनाएंगे? द्विपदा, द्विपद शब्द से, ठीक। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर द्विपदी दिया गया है। कहाँ पे? द्विपदी जो बना हुआ है वो कहाँ पे बना हुआ है? वो आपका पादोन्य दरस्याम सूत्र से बना है, केवल उस शब्द से। लेकिन द्विपदा तब बनेगा जब हम ऋचाओं में बताएंगे कि इस ऋचा में 2 चरण हैं, ऐसा कहना चाहेंगे तो बनेगा। जी मैम, ठीक है जी। हाँ। यहाँ पे संख्या सुपूर्वस्य, संख्या या सु शब्द यदि पूर्व में रहेगा तो पद आदेश हो जाता है। क्लियर? जी। तो इस प्रकार से हमारा ये टाव ऋचि सूत्र जो है वो पूरा हुआ। कोई इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। मैम टाव ऋचि पूर्व में क्यों मतलब पढ़े हम लोग? क्या? हाँ, टाव ऋचि सूत्र हम ये तो बहुत बाद में आता है, तो हम पूर्व में क्यों पढ़े? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं अष्टाध्यायी से पढ़ाई हो रही है। हाँ, क्योंकि टाप प्रत्यय विधायक सूत्र केवल 2 ही प्रत्यय हैं, 2 ही सूत्र हैं। एक अजाद्यत टाप है और दूसरा है टाप ऋचि। हाँ, तो कहीं ऐसा मेरे मन में मुझे ऐसा लगता है प्रायः करके कि जब हम पढ़ रहे, हम जब प्रयोग में आते हैं तो हमको दिक्कत होती है कि यहाँ पर हमें कौन सा प्रत्यय लगाना चाहिए। ठीक है, एक प्रत्यय को एक ही बार में यदि हम पढ़ लेंगे तो ये जो हमारे मन में जो भ्रम होता है वो हट जाएगा। ठीक है, तो आज तो हम लोगों ने टाप पढ़ा है। ठीक है, कल की क्लास में हम, क्योंकि क्या होता है जैसे कई बार मूषक शब्द से जब स्त्री करेंगे तो स्त्रीत्व में क्या बनता है? मूषिका, मूषिका बनता है। ठीक है, कारक शब्द से कारिका बनता है। कारिका। आपको ई जब तक हम नहीं करना सीखेंगे तब तक टाप प्रत्यय अपने आप में अधूरा है। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको ई करने वाला प्रसंग और साथ ही साथ में हम डाप और चाप ये 2 प्रत्यय और भी कर लेंगे। कल कर लेंगे ना मैम? तो हाँ, इतना कल की क्लास में करेंगे। कल टाप डाप चाप हो जाएगा ना? हाँ, डाप चाप, और जो 6 सूत्र हैं आपको ई करने वाले और निषेध करने वाले। ठीक है, तो वो हमारा भी लक्ष्य है कि उसको पूरा कर लें, क्योंकि वो भी 6 सूत्र हैं और उसको समझना बड़ा कठिन है थोड़ा। ठीक है, तो इसलिए वो 6 सूत्र हैं और साथ में ये डाप और चाप है। कठिन ही है तो चलेगा। हाँ, कठिन तो सभी कुछ है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही रहने देते हैं, क्योंकि फिर आप बाद में, अच्छा आज तो भी कक्षा नहीं है। ठीक है, बस मैम तो कल से जो हम पढ़ेंगे मैम, कल से हम पढ़ेंगे तो फिर ऐसे मतलब क्रमबद्ध पढ़ेंगे ना? हाँ ठीक है मैम। ठीक है, कल अभी हम क्रमबद्ध नहीं पढ़ेंगे, कल हम प्रत्येक साथ पहले पढ़ेंगे। मैम इसमें फिर गड़बड़ मतलब कि थोड़ा इधर बितर हो जाएगा।
नहीं होगा, आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये समझ में भी आ रहा है थोड़ा सा। आप अभी आपको समझ में आ रही है सारी चीजें? जी मैम समझ में आ वो रहा तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या है ना मतलब वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा हुआ कि हम क्रमबद्ध पढ़े ना, तो फिर जैसे कि ये आदित्य स्टाफ, फिर टाबृची, फिर प्रत्यय स्थान पढ़ेंगे, तो ठीक फिर है। मतलब थोड़ा सा। ठीक है, तो हम फिर वो क्रम से ही पढ़ लेंगे कल से, ठीक है? फिर जैसा उचित मैम सभी को लगे इसमें। हाँ ठीक।